हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था मोहम्मद गौरी का आक्रमण, जिसके विभिन्न गुलाम भी थे, जिसमें जिसमें हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, नसरुद्दीन खुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज और बख्तियार खिलजी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ हम उन्हीं के बारे में, गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय क्षेत्र में जिसने शासन स्थापित किया। इसमें प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम यहाँ से डिटेल से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। अगर आपने मोहम्मद गौरी वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो पीछे जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपकी में समझ में थोड़ी सी बड़ी समझ आपकी बढ़ेगी। ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश का जो शासक हुआ, गुलाम वंश जैसे ही मोहम्मद गौरी का खोखरों द्वारा हत्या कर दी जाती है, उसके बाद भारत वाले जो क्षेत्र में गुलाम वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई वंशज नहीं थे, इनके जो दास थे वही इसके उत्तराधिकारी हुए। ठीक है। तो भारत वाले क्षेत्र जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, अतः भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन व्यवस्था से शुरू होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समयावधि थी वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रही। ठीक है। इसकी पदवी थी मलिक और सिपह सलियार। ठीक है। इसने सुल्तान की पदवी नहीं ग्रहण की, इसने अपनी पदवी सिपह सलियार और मलिक की ली। ठीक है। इसके समय राजधानी लाहौर ही थी उस समय। इसके अगर विद्वान देखें इसके सभा में तो हसन निज़ामी और फ़क़े मुदव्विर इसके दरबारी विद्वान थे। ठीक है। इसका अन्य नाम देखें तो कुरान खां, चूंकि इसे कुरान मुहजबानी याद था इसलिए इसे कुरान खां कहा जाता था। लाख बख्श, चूंकि यह लाखों का दान भी करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है। यह सबसे प्रथम तो यह कर्मठ सैनिक था। मिन्हाज ने इसे द्वितीय हातिम भी कहा है। ठीक है। क्योंकि यह सैनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था इसलिए द्वितीय हातिम भी कहा गया। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चौगान, चूंकि वर्तमान में जो पोलो का खेल होता है उसी प्रकार चौगान का खेल होता है, तो वो खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी लाहौर में मृत्यु हो गई। इसके बाद आया नेक्स्ट शासक आराम शाह। आराम शाह की समयावधि देखें तो 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक 1 साल रहा। ठीक है। यह इल्तुतमिश से पराजित हो गया। यहाँ इल्तुतमिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब हम आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है। तो जो इल्तुतमिश था इसकी समयावधि रही 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक के। यह इलबरी तुर्क था। ठीक है। और ऐबक का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद था। ठीक है। इसके बाद जो इसने अमीर अली इस्माइल की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। क्योंकि जो ऐबक का पुत्र था आराम शाह वह गद्दी पे बैठ गया था, तो ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे हटाकर अपनी अमीर अली इस्माइल की सहायता से यह गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत स्थायी रूप से स्थायित्व को प्राप्त नहीं की थी, परंतु जैसे ही इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश धीरे धीरे सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करता है, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी को सबसे पहले जो लाहौर थी ऐबक के समय में उससे दिल्ली स्थानांतरित करता है। इसके प्रतिद्वंदी देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रतिद्वंदी यलदौज था। ठीक है। कुबाचा था और अली मर्दान। तो इसने यलदौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है। कुबाचा को जो है 1227 ईस्वी में पराजित कर दिया और 1211 में अली मर्दान को उसके सरदारों द्वारा ही कत्ल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसके पूरे प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाते हैं। 1229 में इसने बगदाद के खलीफा से अलमुस्तान शिरबिल्लाह से खिलात प्राप्त करता है। खिलात मतलब कि एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि यह एक शासक है। ठीक है। इस प्रकार से यह बगदाद के खलीफा से खिलात प्राप्त करता है और इसके बाद यह अपने सिक्कों पे अपना नाम लिखवाता है। ठीक है। अपना नाम खुदवाता है और अपने को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करके शासन व्यवस्था में भाग लेता है। ठीक है। आगे देखें। इसके समय में देखें तो इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी की स्थापना की। तुर्कानी चहलगानी जो होते थे इसमें 40 अमीर होते थे। ठीक है। 40 अमीर होते थे जो कि शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे। तो इस प्रकार से तुर्कानी चहलगानी की स्थापना की और अपने महल के सामने एक न्याय की घंटी बनवाई। ठीक है। अब इसके विजय के बारे में देखें तो इसने 1231 में ग्वालियर विजय किया। ठीक है। और अपनी बेटी रजिया के नाम पे इसने सिक्कों को सिक्के के टंके या सिक्के पे अपने बेटी रजिया का नाम लिखवाया। ठीक है। इसने इक्ता परंपरा शुरू की। विभिन्न परंपराएं इसने शुरू की। इक्ता परंपरा जो कि इक्ता देना शुरू हुआ, जिसमें एक भूमि
जो राजा से सुदूरवर्ती भूमि होती थी, दूर की जो भूमि होती थी, उसका प्रशासन किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था जो कि इसे नियमित रूप से कर भेजता था, ठीक है, और इसी के अनुसार शासन करता था। तो ये इक्ता व्यवस्था की शुरुआत थी। तो इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करवाया। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाना भी इसी ने प्रारंभ करवाया, ठीक है, कि ये कौन से जगह पे ढाला गया है, इस प्रकार का। पहला शासक जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, ठीक है। अगर अभी तक के हमने जो गुलाम वंश के शासकों के बारे में चर्चा की, तो इसमें सबसे पहला जो शासक था यही था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके समय में चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबा के सिक्के को जीतल कहा जाता था, ठीक है। इसने निर्माण भी कराए, जिसमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा प्रमुख है, जिसमें इसके मृत्यु के बाद इसे यहीं पे दफनाया जाता है, ठीक है। दरबार में अपने ईरानी रीति रिवाज को लेके आया, ठीक है। इसके दरबारी कवि देखें तो मिन्हाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन और नासिरी, ठीक है, सॉरी, मलिक ताजुद्दीन नासिरी एक ही व्यक्ति हैं। तो इसके दरबारी कवि ये दो व्यक्ति प्रमुख थे। इसने स्थापना भी कराई हजरत ए दिल्ली, यानी विद्वानों की दिल्ली की स्थापना कराई। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, तो इसे हजरत ए दिल्ली भी कहा जाता था, ठीक है। कपड़े, अगर कपड़े का यहाँ पे देखें तो जो न्याय प्राप्ति के लिए लाल कलर के कपड़े पहना करते थे। जिस किसी को भी न्याय प्राप्ति के लिए अगर राजा के सम्मुख या सुल्तान के सम्मुख आना हो तो वह लाल कपड़े पहन के आया करता था। और शोक सभा में नीले कपड़े का प्रावधान कर दिया कि आप शोक सभा में अगर जाते हैं तो नीले कपड़े ही पहन के जाया कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना कराई। अभी हमने यहाँ पे चर्चा की कि तुर्कानी चहलगानी की स्थापना की। इसी प्रकार ये तुर्कान ए चहलगान यही चीज़ हैं, ठीक है। दो प्रकार के तुर्कान ए चहलगान थे इसके समय में। तुर्कान ए पाक अस्ल, जिसमें तुर्की दास होते थे, ठीक है, क्योंकि ये अपने नस्ल पे ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए यहाँ पे दो भागों में बांट के रख दिया इन्हें। इसमें तुर्की दास हुआ करते थे तुर्कान ए पाक अस्ल में, और तुर्कान ए गुजदा वस्ल में गैर तुर्क दास हुआ करते थे। अर्थात अगर जो तुर्क नहीं है और वह किसी भी अगर धर्म इससे रिलेटेड है तो वह गैर तुर्क कहलाता था। इस प्रकार इसके लिए तुर्कान ए गुजदा वस्ल करके इसने निर्धारित कर दिया। आगे देखें तो नेक्स्ट जो शासक हुआ वो हुआ रुकनुद्दीन फिरोज, जिसकी समयावधि रही 1236 ईस्वी, ठीक है। इल्तुतमिश ने तो अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बनाया था, परंतु शाह तुर्कान जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है, इसने और अमीरों के साथ मिलकर अपने पुत्र रुकनुद्दीन को शासक बनाया, ठीक है। और इसके शासक बनने के साथ ही जो शाह तुर्कान थी वही शक्ति का केंद्र थी। शाह तुर्कान हरम की पहली महिला कही जाती थी, ठीक है, जिसे खुदाबंदे जहाँ भी कहा जाता था। चूंकि यह काफ़ी दान दक्षिणा दिया करती थी इसलिए इसे खुदाबंदे जहाँ कहा जाता था। यहाँ पे हम देखें तो रुकनुद्दीन को कई जगहों पे विलास प्रेमी जीव भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि यह शासन व्यवस्था पे ध्यान न देके विलास में डूबा हुआ रहता था, इसलिए इसे विलास प्रेमी जीव कहा गया है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आता है नेक्स्ट जो शासक है वो रजिया सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश ने यहाँ पे अपने उत्तराधिकारी रजिया को ही नियुक्ति की थी, परंतु शाह तुर्कान की चालाकी की वजह से यहाँ पे रुकनुद्दीन आ गया। परंतु इसकी विलासिता को देखते हुए जो जनता है, जनता ने रजिया सुल्तान को ही अपने शासक स्वीकार कर ली, ठीक है। जो रजिया सुल्तान है, जैसे ही उसने गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठी तो उसी समय उसने उपाधि ले ली सुल्तान ए रजीतुद्दीन, ठीक है, सुल्तान ए रजीतुद्दीन की उपाधि ली और सिक्कों पे अपने नाम उम्दल उल निसाब लिखवाया, ठीक है, अपनी उपाधि उम्दल उल निसाब सिक्कों पे लिखवाया। इसके समय में 3 विद्रोह हुए। पहले तो एदगिन के द्वारा किया गया, दूसरा अल्तुनिया के द्वारा किया गया और तीसरा कबीर खान अयाज के द्वारा। ये तीनों विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने विद्रोह किए। और प्रमुख धार्मिक विद्रोह हुआ गुलाम नूर। ये धार्मिक विद्रोह इस वजह से हुआ था क्योंकि ये महिला सुल्ताना थी, ठीक है। तो जो मुस्लिम धर्म में है पहले से ही जो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और यहाँ पे जब ये सुल्तान बन जाती है तो इसके विरुद्ध यहाँ पे धार्मिक विद्रोह हो जाता है, जो कि गुलाम नूर द्वारा किया जाता है, ठीक है। रजिया सुल्ताना की कैथल में हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये रजिया सुल्ताना का खत्म होता है। आगे देखें नेक्स्ट उसके बाद जो शासक आया वो आया मोइनुद्दीन बहराम शाह। इसकी समयावधि रही 2 साल 1240 से 1242 ईस्वी तक के, ठीक है। इसने नए पद की संरचना की, नायक ए ममल्लकत, ठीक है। यह सम्राट के बाद सर्वोच्च पद हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति का अधिकार इसने चहलगानी को दे दिया, ठीक है। इस समय सत्ता के भी 3 केंद्र हो गए। पहले सुल्तान के हाथों में एक केंद्रित सत्ता थी, उसके बाद प्रमुख हो गया नायब, उसके बाद प्रमुख हो गया वजीर। तो इस प्रकार जो सत्ता थी वो 3 भागों में बढ़ गई यहाँ पे। इसके अगर आक्रमण देखें इसके समय में तो 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ, जो कि तैर बहादुर के नेतृत्व में हुआ, ठीक है।
और तैर बहादुर के नेतृत्व में हुआ उस समय जो मंगोल शासक था वो उबताई था, ठीक है, उबताई इसका नाम था। 1242 में इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। जो वजीर था, जहाँ पे हमने देखी कि वजीर नायब और सुल्तान 3 जगहों पे सत्ता का केंद्र हो गया था। तो यहाँ पे वजीर के षड्यंत्र द्वारा मोइनुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, 1242 ईस्वी में। इसके बाद शासक बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके समय अवधि रहती है 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक के, ठीक है। इसके समय में जो नायब था वो मलिक कुतुबुद्दीन हसन था, ठीक है। और अमीर या हजीब के पद पे बलबन था, बलबन जो कि आगे चल के सुल्तान भी बनता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और काजी ममलकत मिन्हास था सबसे पहले तो, परंतु उसे हटा के इमाउद्दीन मोहम्मद को बनाया जाता है, ठीक है। इसके समय में ये सारी चीज़ें होती है। आगे देखें तो नेक्स्ट जो शासक हुआ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का समयकाल था 1246 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक के, ठीक है। 20 साल ये शासन व्यवस्था में रहता है। यह सबसे पहले जो शासक बनने के पहले कुरान के आयत लिखकर बेचता था, ठीक है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए कुरान के आयत लिखकर यह बेचता था। इसका पालन पोषण जो हुआ लोनी गांव के महल में हुआ था। इसके समय में शक्ति का केंद्र बलबन के हाथों में पूरी शक्ति आ जाती है, जिसे इसने उलुग खां की उपाधि दी थी और नायब का पद दिया था, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि और नायब का पद दिया था, और बलबन के भाई किसलू खां को अमीर ए हजीब के पद पर रखा गया था, ठीक है। अगर नसीरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि के बारे में चर्चा करें तो मिन्हाजुस सिराज इसके भी दरबारी कवि थे। इन्होंने जो रचना की वो थी तबकात ए नासिरी, ठीक है, मिन्हाजुस सिराज की रचना है। इसके समय में प्रमुख विद्रोह देखे तो बंगाल में अरसला खां का विद्रोह हुआ, ठीक है। और 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की बलबन द्वारा हत्या कर दी जाती है, ठीक है। आगे देखें, अब बनता है शासक बलबन, ठीक है। अपने पहले के शासक की हत्या करके बलबन जो है नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करके बलबन जो है शासक बनता है। इसकी समयावधि रहती है 1266 से ईस्वी लेके 1284 ईस्वी तक के, ठीक है। इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। यह इल्तुतमिश के समय में चहलगानी का सदस्य था, ठीक है, और उसका खासदार भी था। और नसीरुद्दीन महमूद के समय यह नायब के पद पर भी रहा। उलुग खां की उपाधि भी इसे दी गई थी। रजिया सुल्ताना के समय भी यह काफ़ी प्रमुख पद पे था, अमीर याकूर के पद पे था, ठीक है। इसने शासन सत्ता ग्रहण करते से ही रक्तवल लौह की नीति अपनाई, अर्थात मारकाट की नीति अपनानी शुरू कर दी इसने, और दैवीय सिद्धांत की स्थापना की। अर्थात जो शासक था इस प्रकार से अपने आप को दर्शाया कि यह विधाता की रचना है या अल्लाह की देन है कि यह शासक है। इस प्रकार से इसने दैवीय सिद्धांत की स्थापना की, ठीक है। और अब स्वयं को नियामत खुदाई और जिल्ले ये अल्लाह कहा, ठीक है। और उपाधि भी ले ली जिल्ले ये इल्लाही और नासिरुल मोमिनीन की। नासिरुल मोमिनीन का अर्थ होता है खलीफा का दायां हाथ, ठीक है। अतः इसने धार्मिक तौर पे शासन में स्थापना पा ली, ठीक है। आगे देखें तो बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया बलबन ने, ठीक है। अफरासियाब जो कि प्रमुख अरब क्षेत्र के प्रमुख शासक हुए थे, तो उनका वंशज घोषित कर दिया। जो शासन थी वो ईरानी नीति पे चलती थी इसकी, और चालीसा को सबसे पहले इसने समाप्त किया गया, ठीक है। क्योंकि इसको पता था कि जो तुर्कान चहलगानी के जो चालीसा हैं वो प्रमुख शक्ति भी रखते हैं और ये शासक परिवर्तन की भी कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इसने सबसे पहले तो चालीसा को ही समाप्त कर दिया। अपने गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया, गुप्तचर विभाग स्थापना करके उसको सुदृढ़ किया कि अगर मेरे बारे में किसी की भी अगर कोई भी षड्यंत्र रचता है तो उसके बारे में मुझे जल्दी से जल्दी पता चले। इस प्रकार जानने के लिए इसने गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की। सैनिक विभाग की भी स्थापना की, ठीक है। दीवान अर्ज एक विभाग था जिसका कार्य था सैनिक भर्ती करना। प्रमुख सैनिकों की भर्ती दीवान अर्ज के द्वारा ही होती थी, ठीक है। इसने अलवर के जो मेवाती राजपूत थे, ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में अलवर के जो मेवाती राजपूत थे उनके लिए भी इसने रक्तवल लौह की नीति अपनाई, ठीक है। उनसे युद्ध करके उन्हें अपने अंतर्गत कर लिया, ठीक है। गोपालगिरी में इसने दुर्ग बनवाया। इसके समय में अगर दरबारी विद्वान देखें तो अमीर खुसरो था, ठीक है, जिसने तूतीय हिंद की रचना की, और एक और विद्वान थे अमीर हसन, ठीक है। तो इस प्रकार 2 विद्वान भी थे। के निज़ामी ने इसे कहा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखता था। इस प्रकार के निज़ामी का कहना था। आगे देखें तो बलबन के बाद का गुलाम वंश देखते हैं। यहाँ पे बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गुलाम वंश का क्या होता है। तो बलबन ने
बलबन ने अपने उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद को रखता है, ठीक है, शहजादा मोहम्मद को नियुक्त करके जाता है, परंतु अमीरों ने कैकुबाद को, जो कि बुगरा खां का पुत्र था, उसे शहजादा शासक पद पे बिठा दिया जाता है, ठीक है। परंतु इस समय वास्तविक शक्ति अगर देखें तो निज़ामुद्दीन के हाथों होती है, जो कि दादवक के पद पे रहता है, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन को सुल्तान द्वारा, जो सुल्तान रहता है यहाँ पे कैकुबाद, उसके द्वारा जहर देकर उसकी मृत्यु करा दी जाती है, ठीक है। निज़ामुद्दीन की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट देखें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सुल्तान द्वारा, जो नया एक व्यक्ति आता है यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसे सुल्तान कैकुबाद के द्वारा समाना की जागीर, शाइस्ता खां की उपाधि और अर्ज मुमालिक का पद, ये विभिन्न प्रकार की सब सारी चीज़ें ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को देता है कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद बाद में इसे पक्षाघात हो जाता है, ठीक है। तो अमीरों द्वारा पक्षाघात के समय चूंकि ये शासन व्यवस्था में सही से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए अमीरों के द्वारा इसके पुत्र कैमूर्स को शासक बना दिया जाता है, ठीक है। कैमूर्स एक छोटा सा बालक रहता है, तो खिलजी द्वारा, जो कि यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हमने पढ़ा, उसके द्वारा एक कैमूर्स और एक कैकुबाद, ये दोनों की हत्या करके नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे जो गुलाम वंश होता है, तो गुलाम वंश पतन हो जाता है। यहाँ पे देखें तो अब देखें हम आगे, तो गुलाम वंश के पतन के कारण देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो शासकों का विदेशी होना, यह एक प्रमुख कारण था। विदेशी होने की वजह से यहाँ पे इन्होंने शासन व्यवस्था में ज़्यादा अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाया, ठीक है। उत्तराधिकार की निश्चित पद्धति नहीं थी, यहाँ पे वंशानुगत शासन व्यवस्था की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है। अमीरों की शक्ति का उत्कर्ष हुआ, जो तुर्कानी चहलगानी थे, 40 अमीर, 40 जो थी, उनकी शक्ति आगे बढ़ने लगी, जिससे वे एक प्रकार से किंग मेकर बनने लगे, अर्थात राजा शासकों की नियुक्ति करने लगे, ठीक है। सुल्तानों का युद्ध में उलझे रहना, यह भी एक प्रमुख कारण था। इन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान न करते हुए पूरे समय युद्ध में लड़ते रहे, ठीक है। दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना भी एक प्रमुख इनकी भूल थी। दक्षिण भारत चूंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र था, इसको अगर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया है, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, जिससे युद्ध होते रहे बारंबार, ठीक है। और इस समय तक इन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान नहीं कर पाई, जिससे भी ये गुलाम वंश पतन हो गया, ठीक है। तो देखें दोस्तों, हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। हमने देखा गुलाम वंश के बारे में, ठीक है, एक एक करके शासक देखे गुलाम वंश के, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्ताना, ठीक है, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद हमने बलबन के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद हमने बलबन के बाद का गुलाम वंश देखा, जिसमें हमने कैकुबाद की जानकारी ली, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा गुलाम वंश के पतन के कारण। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।